तो पिछले पार्ट में हाओ चेन शायर से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर अचानक से आतिशबाजी शुरू हो गई थी। इसके बाद शायर हाओ चेन से इसके बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद हाओ चेन इसे बताता है कि इसमें बहुत सारे रंग हैं और इसके अलावा इसमें बहुत सारी आकृतियाँ भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन शायर का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके हथेली पर शेप को बनाकर उसे फील कराता है। अब इसके वजह से शायर हाओ चेन की बातों को अच्छे तरीके से फील कर पा रही थी, जिसके बाद वो शायर के हथेली पर उस बड़े वेल का शेप भी बनाता है, जो कि बहुत बार इन दोनों के ऊपर से होकर गुजरी थी। अब यह नजारा देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था और इस दौरान शायर भी इसको फील कर पा रही थी। लेकिन असल में आज हाओ चेन वैसा ही कर रहा था जैसा कि शायर ने पहली बार मिलने पर हाओ चेन को अपने बारे में बताया था। अब इसके कुछ समय के बाद हाओ चेन शायर के साथ में उसे घर छोड़ने जाता है और केवल कुछ ही देर में उसके घर के सामने आ जाता है। इसके बाद हाओ चेन शायर को यहाँ पर छोड़कर जाने वाला था, तभी शायर उसे कहती है कि जाने के बाद तुम अच्छे से आराम कर लेना। इसी के साथ शायर उसे कहती है कि मैं कल तुम्हारा वेट करूंगी। तब इस पर हाओ चेन कहता है कि इस बार मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यह सुनकर शायर इसकी बात मान जाती है और फिर हाओ चेन से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि इस मैच के दौरान वह थोड़ा सा जख्मी हो गया था। तब इस पर हाओ चेन शायर से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब मैं और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब उसकी यह बात सुनते ही शायर हैरान हो जाती है, लेकिन इसके बाद हाओ चेन शायर से कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर कल इंतजार करने का प्रॉमिस देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज हाओ चेन बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अब उसके यहाँ से जाते ही शायर अपना इशारा करती है, जिसके बाद उसके सभी गार्ड उसके सामने आ जाते हैं। फिर वो इन सभी से कहती है कि वॉरियर टेम्पल में आज के मैच को चेक करो और पता लगाओ कि हाओ चेन को किसने जख्मी किया था। इसी के साथ वो इनको हाओ चेन के लिए मेडिसिन तैयार करने के लिए कहती है, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहती है कि उसके वापस जाने से पहले मेडिसिन उसके रूम में चली जानी चाहिए। अब उसकी यह बात सुनकर उसके गार्ड इसके लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडर नंबर 4 को डांट रहे हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो कमांडर का ग्रैंडसन है और उसका नाम हानियू है। इसके बाद कमांडर हानियू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर गलत थे। लेकिन हम देखते हैं कि हानियू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं आपकी यह बात हजारों बार सुन चुका हूँ। लेकिन अब उसकी यह बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर भी गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने भी तो तुम्हें आज तक हजारों बार देखा है, लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे हो। इस पर हानियू अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि फिर आपने मुझे वापस क्यों बुलाया। लेकिन अब उसकी यह बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर उसे खींचकर थप्पड़ मारते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाता, लेकिन तुम बाहर जाकर मेरा नाम खराब कर सकते हो। तब इस पर हानियू कहता है कि इसकी वजह से आपकी बेइज्जती होगी, लेकिन असल में आपने तो हमेशा केवल अपने कमांडर के पोजीशन के बारे में चिंता किया, जिसकी वजह से आपने तो मेरे पेरेंट्स को भी मरने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हानियू के पेरेंट्स भी वॉरियर थे और एक दिन कमांडर ने अपने ही बेटे को आर्मी लेकर युलोंग पास में जाने के लिए कहा, जिसके बाद वे बिना अपने जान की परवाह किए बिना वहाँ पर चले गए। लेकिन बदकिस्मती से हानियू के पेरेंट्स वहाँ पर मारे गए, जिसकी वजह से उसे लगता है कि इन सब में उसके ग्रैंडफादर की गलती है। इसके बाद कमांडर हानियू से कहते हैं कि तुम आज तक भी इस बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं भी एक वॉरियर हूँ और तुम्हारे फादर भी एक वॉरियर थे। उस दिन तुम्हारे फादर को खतरे के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लेकिन उसके बाद भी वे वहाँ पर चले गए, क्योंकि उनको अपने जिंदगी से ज्यादा वॉरियर के गौरव के बारे में चिंता थी। लेकिन एक बार तुम खुद को अपने ओपोनेंट से कंपेयर करके देखो और उसके बाद फिर तुम बताओ कि क्या तुम एक वॉरियर बनना डिजर्व करते हो। इसके बाद वो गुस्से में हानियू से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे तरह डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था और मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि मैं डीमन को चैलेंज करना चाहता हूँ। अब कमांडर की यह बात सुनकर हानियू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उनसे पूछता है कि आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं। तब इस पर कमांडर हानियू से कहते हैं कि तुम्हें वॉरियर टेम्पल से निकाल दिया गया है और इसके बाद वो इसके तरफ पैसों से भरा एक बैग फेंकते हैं, क्योंकि वो इसे अब केवल 2 ऑप्शन देना चाहते थे। इसलिए हानियू या तो ये पैसे लेकर यहाँ से जा सकता है या फिर वो हाओ चेन के पास में जा सकता है, क्योंकि आज से 5 साल के बाद फिर से डीमन हंटर ट्रायल शुरू होगा, जिसके बाद वो फिर इसे वॉरियर टेम्पल में वापस लौटने का चांस दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हानियू इन सभी बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था
और वो पैसे वाला बैग अपने हाथों में ले लेता है, जिसे देख कमांडर कहते हैं कि क्या तुमने सच में इसके बारे में सोच लिया है। तब इस पर हानियू कहता है कि आखिरकार आपने मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, और इसके बाद वो गुस्से में पैसे वाले बैग को फेंक देता है। जिसके बाद कमांडर उसे समझाते हैं कि किसी का सबऑर्डिनेट वॉरियर बनने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तुम उसे फॉलो करके डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो, जिसके बाद हम फ्यूचर में एक साथ डिवाइन सील को अचीव करेंगे। लेकिन अब इस बात की वजह से हानि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या आपके दिल में मैं किसी दूसरे से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। अब इतना कहने के बाद हानि यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसके इस बात से उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और इनको बहुत अफसोस होता है कि हानि उनकी बात को नहीं समझ रहा है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब उन्होंने हाओ चिन के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए कहा था, तब उनके एक आदमी ने हाओ चिन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकाल दिया था। और अब इसके बारे में देखते ही कमांडर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि हाओ चिन असल में हॉल मास्टर सिंजू का बेटा है, जो कि पूरे तियानलू में सबसे ताकतवर पनिशमेंट वॉरियर है। अब इसके बारे में जानकर कमांडर कहते हैं कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि हाओ चिन इतना ज्यादा अच्छा है, इसलिए अब इनको उम्मीद है कि हाओ चिन ही हानियू को बदल सकता है। अब इन सब के बारे में सोचकर कमांडर उदास हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हानियू तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चिन अपने रूम पर आ गया है, जहाँ पर शायर ने इसके लिए बहुत सारे हीलिंग पिल को भेजवा दिया था, जबकि हाओ चिन को केवल थोड़ी सी चोट लगी थी। इसके बाद हाओ चिन जितना जल्दी हो सके खुद को रिकवर करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन इसके बाद हाओ चिन कहने लगता है कि भले ही आज का गेम मैं जीत गया, लेकिन यह सब केवल मेरी किस्मत थी, क्योंकि लेवल 5 और लेवल 4 वाले वॉरियर के बीच में हेवन के जितना अंतर है। इसलिए अगर मैच के दौरान हानियो अपने घमंड का यूज नहीं करता, तब उस कंडीशन में मेरे जीतने का कोई भी चांस नहीं था। लेकिन अब कुछ समय के बाद हाओ चिन का सामना नंबर 1 वॉरियर से होने वाला है, जो कि लेवल 5 वाला सबसे ताकतवर वॉरियर है। इसलिए अब हाओ चिन परेशान होता है कि उसका सामना करने पर वह उसके साथ में कैसे डील करेगा, क्योंकि मैच के दौरान हाओ चिन ने देखा था कि उसके पास में बहुत ही ज्यादा पावर थी, जिसकी वजह से उसने मैच में लेवल 4 वाले वॉरियर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद उसके सामने वाले वॉरियर ने डायरेक्टली अपना हार मान लिया। इसके बाद हाओ चिन पनिशमेंट वॉरियर के रूप में उसका सामना करने का इमेजिनेशन करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके बाद भी वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हाओ चिन खुद को गार्डियन वॉरियर के रूप में उसका सामना करने का इमेजिनेशन करता है, लेकिन इसके बाद भी हाओ चिन को रियलाइज होता है कि वो उसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि असल में हाओ चिन को लगता है कि वो उसके जितना ताकतवर नहीं है। इसके बाद हाओ चिन अपने होली स्पिरिट फर्नेस का यूज करके उसका सामना करने का डिसाइड करता है, लेकिन असल में 1-on-1 बैटल में इसका ज्यादा यूज नहीं हो सकता। अब इन सभी बातों की वजह से हाओ चिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी इसके बेस्ट पार्टनर हाओ यू के लौटने का भी कोई साइन नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम नंबर 1 वॉरियर को देखते हैं, जो कि कुछ समय पहले अपने किसी मास्टर से मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो उस मास्टर के साथ में हाओ चिन के बारे में बात करना चाहता था। जिसके बाद उस मास्टर ने पूछा था कि क्या तुमने उसे देखा है। तब इस पर नंबर 1 वॉरियर ने कहा था कि वह तो सिंगजुन के जैसा नहीं लगता और वो अभी केवल लेवल 4 वाला वॉरियर है। लेकिन इसके बाद वो फिर सोचता है कि कहीं वो हाओ चिन को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि असल में इसने भी हाओ चिन को लड़ते हुए देखा था, जिसकी वजह से वह भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और इसके अलावा उसे तो पनिशमेंट और गार्डियन दोनों के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन असल में इसको भी कोई अंदाजा नहीं है कि हाओ चिन से सामना होने पर क्या होगा, और इसलिए वह भी हाओ चिन के साथ में फाइट करने के लिए एक्साइटेड है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।